नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो मैं आपका हिस्ट्री से हिमांशु योगी और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अब तक हमने बहुत सारी क्लासेस कर ली है। अब तक हमने टोटल 14 क्लासेस कर ली है, जिसके अंदर हमने जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके काफी टॉपिक कंप्लीट कर लिए। और कल हमने कंप्लीट किया था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के अंदर हमने आखिर में पढ़ा था अशोक और कलिंग का युद्ध वगैरह। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड, मतलब जब मौर्य साम्राज्य गया उसके बाद क्या क्या हुआ, उसके बाद का काल। तो मैंने उस दिन भी तुम्हें वीडियो के अंदर बताया था कि नॉर्थ के अंदर अलग थे, साउथ के अंदर अलग थे वंश। तो नॉर्थ के अंदर जो वंश उसके बाद में आए वो कौन से आए, वो आपको पता है कि पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग, इसने किसको हरा दिया था? इसने मौर्य वंश के उपद्रव को हरा दिया था। फिर उसको हराने के बाद में ये राजा बन गया था। तो उसके बाद में डायनेस्टी आती है शुंग साम्राज्य। तो आज हम पढ़ेंगे शुंग साम्राज्य। और शुंग के बाद में आता है अपना संगम डायनेस्टी, जो कि संगम डायनेस्टी है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में कण्व वगैरह, सातवाहन वगैरह, उसके बाद में जो बाहर के आए थे पल्लवास वगैरह वो हम पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं ये जो तीन है ना नॉर्थ के अंदर वाले, जैसे शुंग हो गया, संगम हो गया, उसके बाद में सातवाहन हो गया, कण्व वंश हो गया, और जो बाहर से आए हुए पल्लवास वगैरह है, ये आज हम एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। और एंशियंट हिस्ट्री अब आपकी बचती है ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर की। एक आज वाला हो जाएगा, इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद आपकी एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री। तो आज हमें कौन सी पढ़ना है, वंश कौन सा पढ़ना है? तो हम पढ़ना है शुंग डायनेस्टी। बहुत छोटे छोटे हैं सारे, अभी कंप्लीट हो जाएंगे। शुंग डायनेस्टी, उम्मीद कर रहा हूँ कि इंग्लिश में ये दिख रहा होगा, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखूं तो एडजस्ट कर लेना। बात करें शुंग डायनेस्टी की, तो इसके बारे में मोटी मोटी बात करें तो सबसे पहले इसके आने से फर्क क्या पड़ा? पुष्यमित्र शुंग था जो शुंग डायनेस्टी, वो किस जात की थी? ब्राह्मण। ब्राह्मण, तो पहली बार ब्राह्मणों का राज आया था। तो ये एक अलग चीज थी, मतलब ब्राह्मण रिवॉल्यूशन आई, मतलब ब्राह्मणों का आना साम्राज्य के अंदर, राज के अंदर, वो एक अलग टाइप की क्रांति थी। तो सबसे पहले एक इसने स्टार्ट की थी शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। तो सबसे पहले इसके फाउंडर का नाम लिख लो, ये वो है ना, फाउंडर है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, फाउंडर का नाम है पुष्यमित्र शुंग। और है ना, ये कौन सी जात का था? ब्राह्मण जात का था। ब्राह्मण्स आर इन रूल। ब्राह्मण राज के अंदर आए थे। ये फाउंडर कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और ये कौन सी जात का था? ब्राह्मण जात का था। इसका गोत्र था, ये था भारद्वाज गोत्र का, भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण। ये भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण था। उस टाइम पे ब्राह्मणों का काम होता था मेनली, क्या होता था? मेनली काम ये होता था कि वो लोग पढ़ाई लिखाई करते थे और राजा की कोर्ट के अंदर रहते थे। पर ये पहला राजा था जिसने, है ना, किसी राजा को हरा कर, है ना, एक ब्राह्मण था वो राजा बना था। और उसके बाद में बात करें तो फाउंडर ये हो गए पुष्यमित्र शुंग, और ये भारद्वाज गोत्र के थे। और उसके बाद में इन्होंने क्या किए थे कि इंडिया के अंदर 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था इन्होंने। The responsibility of breaking 84,000 stupas put on पुष्यमित्र।
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग 84,000 stupas is put on पुष्यमित्र सुंग। तो भाई आज मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखने का मूड है, इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि है बस। सुंग डायनेसिटी ब्राह्मण पहली बार राज के अंदर आए थे। फाउंडर थे इसके पुष्यमित्र सुंग, भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऊपर किसकी आती है कि इन्होंने ना 84,000 स्तूपास को तुड़वा दिया था और इन्होंने एक स्तूपा बनवाया भी था जिसका नाम था भरत स्तूपा। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो लास्ट रूलर था ना इस वंश का, वो कौन था? लास्ट रूलर देवभूति। तो इनमें जो मेनली सवाल आते हैं ना वो क्या आते हैं कि इन्होंने भरत स्तूपा किसने बनवाया, सुंग डायनेसिटी की स्थापना किसने की, लास्ट रूलर कौन था, सुंग के टाइम पे कैपिटल क्या थी। तो सबसे पहले आप देख लो कैपिटल थी इनके टाइम पे कैपिटल थी विशाखापट्टनम। Visakhapatnam was the capital at the time of the Sung dynasty, and the founder was Pushyamitra Sung, and he is related from the Brahmin caste, and he is the first Brahmin ruler in the India. भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण, लास्ट रूलर was the देवभूति। और ये बात इनके बारे में मिलती है। यही है सुंग डायनेसिटी। बस मेन जो बातें याद रखनी है वो एक तो इसकी स्थापना किसने की, लास्ट रूलर कौन था, कौन सा समाज, कौन सी कास्ट थी, इसकी कैपिटल क्या थी, और इसके ऊपर 84,000 स्तूप तोड़वाने का आरोप लगाया जाता है। ये इसमें मिलता है। तो सबसे पहले तुम्हें मैंने पढ़ा दिया क्या, सुंग डायनेसिटी, सुंग साम्राज्य। अब इसके बाद बात करें तो इसके बाद में आएगा, सॉरी मैं ना थोड़ा गलत बोल गया, संगम नहीं आएगा, इसके बाद में आएगा आपका कण्व 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 डायनेसिटी। तो कण्व डायनेसिटी इसके बारे में बहुत छोटी सी है कि भाई ये किसने फाउंड किया, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। बस 2-3 चीजें पढ़नी है अपन को, इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल के अंदर जाना नहीं क्योंकि इनसे सवाल ही इतने आते हैं। इसका फाउंडर कौन था कण्व वंश का? फाउंडर की बात करें तो इसका फाउंडर था वसुदेव कण्व। और लास्ट रूलर कौन था इसका? सुशर्मा, है ना। और इनके बारे में एक लाइन मिलती है कि कण्व was the most virtuous ruler। virtuous का मतलब सब लोग कमेंट में बताएंगे क्या होता है। फाउंडर कौन था? वसुदेव कण्व था। लास्ट रूलर था सुशर्मा, और कण्व वाज द मोस्ट वर्चुअस रूलर एट दैट टाइम। इनके बारे में बस ये है कि फाउंडर कौन था, लास्ट रूलर कौन था। सुशर्मा लास्ट रूलर था। और ये जो इनकी बात मिलती है ना, कण्व वाज द मोस्ट वर्चुअस, ये कहां से मिलती है? पुराण से मिलती है। ये मोटी मोटी बात है। इसके बाद में बात करते हैं जो साउथ की तरफ से आए थे। साउथ की तरफ में जो वंश थे वो कौन से थे? सबसे पहला आता है सातवाहन। सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? फाउंडर था इसका फाउंडर थे इसके सिमुख सातवाहन। हाँ, सातवाहन डायनेस्टी, सिमुख सातवाहन इसका क्या था? राजा था। कैपिटल क्या थी इसकी? कैपिटल इज पैठान। पैठान को इनका एक रूलर था जिसका नाम था हाल। हाल ने क्या किया था? गथा सप्तशती नाम की एक पुस्तक लिखी थी गथा सप्तशती। और सातवाहन वंश के अंदर एक राजा हुआ था शाहकर्णी फर्स्ट, जिसने क्या किया था कि अपनी कैपिटल चेंज कर दी थी। कहां पर? कैपिटल चेंज कर दी थी अमरावती पर। अमरावती।
अमरावती को अपनी कैपिटल बनाया था। देखो, फाउंडर शंभु सातवाहन कैपिटल बनाया था पाथान को, पर कैपिटल में चेंज कर दी थी। शाहकर्णी फर्स्ट ने कैपिटल बनाई थी अमरावती। हाल नाम का राजा था जिसने गथा सप्तशती नाम की पुस्तक लिखी थी। सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है जिसका नाम आपने सुना होगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे पावरफुल राजा था। was the most powerful king of this dynasty, है ना। गौतमीपुत्र सतकर्णी was the most powerful king of this dynasty। फाउंडर था शंभु सातवाहन, कैपिटल थे पाइथान। हाल नाम का राजा जिसने गथा सप्तशती नाम की पुस्तक लिखी थी। और शाहकर्णी फर्स्ट ने कैपिटल बनाई थी किसको, अमरावती को। और उसके बाद में इसके बारे में सतकर्णी के बारे में नासिक प्रशस्ति के बारे में पता चलता है। नासिक प्रशस्ति we get to know about गौतमीपुत्र सतकर्णी from the नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति से किसके बारे में पता चलता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में पता चलता है। ये तो लिखना। और यज्ञश्री सतकर्णी was the last ruler। हाँ देखो, फाउंडर कौन था, शंभु सातवाहन। कैपिटल क्या थी, पाइथन से कैपिटल बना के क्या कर दी थी, अमरावती। किसने कर दी थी, शाहकर्णी फर्स्ट ने। हाल नाम का राजा हुआ जिसने गथा सप्तशती नाम की पुस्तक लिखी। यज्ञश्री सतकर्णी लास्ट रूलर था। सबसे पावरफुल रूलर था इनका गौतमीपुत्र सतकर्णी। और इसका उल्लेख मिलता है नासिक प्रशस्ति के अंदर। अब चलते हैं अपन संगम वंश की ओर। अब आएगा संगम वंश, जिसकी मैं बात कर रहा था, मैंने गलती से नोट्स के अंदर भी बोल दिया था पहले। तो संगम वंश क्या है कि इसके बारे में ज्यादातर जो फेमस है, इसके अंदर क्या हुई थी, 3 वो हुई थी फेमस। तमिल के अंदर जो होते हैं ना तोलकापियम वगैरह, वो आगे मैं बढ़ाता हूँ मैं। संगम डायनेस्टी। तो संगम का जो मतलब होता है ना, वो होता है लाइटरल मीनिंग। क्या होता है संगम का, संगम होता है ना किसी पोएट्स का, जो बहुत सारे कवि होते हैं उनके संगम होता है, उसको संगम बोलते हैं, पोएट्स के कवि। देखो इसका लाइटरल मीनिंग ऑफ संगम इज द assembly of poets। और है ना, ये जो इसके अंदर ये पोएट्स की असेंबली वगैरह होती थी जिसको संगम बोला जाता था, उसी के कारण इसको संगम वंश कहा जाने लगा। वरना ये जितनी भी असेंबली हुई थी वो सब पांड्या के टाइम पे हुई थी, जो पांड्या वंश था उसके टाइम पे हुई थी। उसके बाद में देयर आर 3 मेजर संगम assemblies held at that time। उस टाइम पे 3 संगम असेंबली हुई थी मेनली। और ये काफी बार मेरे खुद के एग्जाम में आया। जब मैं एक बार एग्जाम देने बैठा था, शायद CHSL का था, तो उसके अंदर ये आया था सवाल संगम असेंबली की पहली संगम असेंबली कहाँ हुई थी। The information about Chera, Chola and Pandya was found in संगम लिटरेचर। संगम साहित्य के अंदर मिलता है, संगम लिटरेचर। ठीक है। और इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो 3 मेजर संगम असेंबली हुई थी, ये कहाँ कहाँ हुई थी। तो पहली हुई थी मदुरई के अंदर, मदुरई। दूसरी हुई थी कोतापुरम के अंदर, कोतापुरम। और तीसरी हुई थी वापस मदुरई के अंदर।
तो जो इनकी एक फेमस जो राइटिंग है वो है तोलकापियाम, तोलकापियाम। और ऑथर कौन है इसके? तोलकापियार, तोलकापियार, कंफ्यूज नहीं होता। तोलकापियार ऑथर का नाम है और तोलकापियाम पुस्तक का नाम है, जो इनकी रचना है उसका। क्या कहा जाता है? तोलकापियाम को कहा जाता है द ग्रेटेस्ट राइटिंग ऑफ तमिल ग्रामर, तमिल ग्रामर। हाँ देखो, literal meaning of the Sangam is the assembly of the poets. There are three major Sangam assemblies held at that time. The information about the Chera, Chol and the Pandyas was found in the Sangam literature. Tolkapiyam was a greatest writing in the writing of Tamil grammar, and it was written by the Tolkapiyar. The first Sangam assembly was held in the Madurai, and the second one is held in the Kottapuram, and the third one is held in the Madurai. So respectively we will read about these Chera, Chola and Pandya. So first we have Chera. अब ये हमने लिखे हैं यहाँ पे, तो ये भी तो पढ़ने पड़ेंगे ना, इनमें क्या क्या था क्या क्या नहीं था। तो ये मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ लिख लिया हो तुमने। मेरे साईया रे, साईया रे। सबसे पहले क्या था? चेरा। दूसरे पे क्या था? चोला, चोल डायनेसिटी, वेरी ग्रेट डायनेसिटी थी सच में भाई, महान। चोल राजाओं के नाम ऐसे ऐसे होते थे, नाम सुन के आदमी का तो। हाँ, तो सबसे पहले बात करें चेरा की। तो जो चेरा डायनेसिटी थी उसके अंदर मेनली इलाके कौन से आते थे? उसके अंदर मेनली आते थे साउथ के केरला एंड तमिलनाडु। हाँ, मेनली जो these include mainly area of Kerala and तमिलनाडु। और इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी कोरकाय कैपिटल। हाँ, तमिलनाडु का एरिया आता था केरला और तमिलनाडु का चेरा डायनेसिटी के अंडर, और कोराइका इनकी कैपिटल थी। फाउंडर कौन था? फाउंडर इज Uthian Cheral was the founder of Chera dynasty, and the last ruler is Kudawakoi Cheral। तो ये बात हो गई देखो चेरा डायनेसिटी की। ध्यान से सुन लेना कि इसके अंदर जो एरिया आता था वो आता था केरला और तमिलनाडु का जो एरिया था वो आता था चेरा डायनेसिटी के अंदर। और इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? कोरकाई नाम की जगह थी जो इसकी राजधानी थी। फाउंडर इसके जो खोजकर्ता थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी इस वंश की, उनका नाम था उथियन चेराल। और जो इनका लास्ट रूलर था वो कौन था? कोडावोकी चेराल। अब उसके बाद में बात करें चोलास की, जो मैं मिटा रहा हूँ ना, तो पेनार और वेलार नदी है ना, रिवर्स एरिया बिटवीन पेनार एंड वेलार रिवर इज कॉल्ड चोला डेंसिटी। जो एरिया था ना पेनार और वेलार नदी के बीच का वो चोला डेंसिटी थी। इनकी कैपिटल थी उरियार। तो ये हो गया चोला डेंसिटी के बारे में जितना हमें मिलता है। वैसे बहुत मिलता है, जब हम ये चीजें एक्सप्लेन के अंदर और जाएंगे, जितना पूछा था मैं उतना पढ़ा रहा हूँ, जब एक्सप्लेन के अंदर जाएंगे तब ये हम अलग से पढ़ सकते हैं। एरिया बिटवीन पेनार एंड द वेलार रिवर इज कॉल्ड चोला डेंसिटी एंड द कैपिटल वाज उरियार। चोला हो गया, चेरा हो गया, अब बाकी है पांड्या। पांड्या के बारे में सबसे पहला पॉइंट, कैपिटल इज कोलकाई। और इनका रॉयल इंसिगिया था, मतलब इनका रॉयल इंसिगिया क्या था? रॉयल इंसिगिया इज फिश। दिस इज इंपॉर्टेंट। If someone asks you that what is the royal insignia of Pandya dynasty, then you will answer simply fish was the royal insignia of Pandya dynasty. So these are the information we get from the notes and the books.
and these are important for our lecture. So next we are going to foreign inventions. हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे बाहरी आक्रमण, जो फॉरेन इन्वेक्शंस हुए थे। सबसे पहले FOREIGN, फॉरेन इन्वेशन। हाँ, तो सबसे पहले आए थे बैक्टीरियन ग्रीक्स, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कि फॉरेन से आया था, जो हमें पढ़ना पड़ता है, वो कौन था? कनिष्क। अब कनिष्क का वंश कौन था? कनिष्क का वंश था कुषाण डायनेस्टी। तो अपना टॉपिक क्या हो गया? कुषाण डायनेस्टी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध संगति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल was held at the time of कनिष्क, है ना। और अश्वघोष क्या था इसका? कोर्ट के अंदर था। अश्वघोष was in the कोर्ट ऑफ कनिष्का। कनिष्क के कोर्ट के अंदर कौन था? अश्वघोष था। चरक, जो फेमस साइंटिस्ट है ना, चरक was also in the court of कनिष्क। उसके बाद में है कि उसके बाद में क्या पॉइंट आता है? हाँ, कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क was called as अशोका सेकेंड। और कनिष्क ने शाका एरा चलाया था। कनिष्क स्टार्टेड शाका एरा इन 78 AD। हाँ, फॉरेन इन्वेशन की। तो बाहरी आक्रमण बहुत सारे हुए थे उस टाइम पे, पर जो राज किया था, जिसने सबसे अच्छा वो कौन था? कनिष्क था। कुषाण डायनेस्टी था, और कुषाण डायनेस्टी का था, कनिष्क था, बाहर से आया हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके टाइम पे हुई? कनिष्क के टाइम पे हुई थी। अश्वघोष क्या था? अश्वघोष स्कॉलर था, किसकी कोर्ट के अंदर? कनिष्क की कोर्ट के अंदर। चरक भी एक स्कॉलर था, किसकी कोर्ट? चरक भी किसकी कोर्ट के अंदर था? कनिष्क की कोर्ट के अंदर था। कनिष्क वाज कॉल्ड एज अशोका सेकंड। अशोका सेकंड की उपाधि दी जाती है किसको? कनिष्क को। इतना महान शासक था। कनिष्क स्टार्टेड शाका एरा इन 78 AD। 78 AD के अंदर इन्होंने क्या किया था? शाका एरा स्टार्ट कर दिया था। तो इसी के साथ आज हमने पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य के बाद में नॉर्थ के अंदर किसने राज किया, साउथ के अंदर किसने राज किया, क्या क्या उन वंशों के बारे में हमने पढ़ा है, और फॉरेन इन्वेंशन की बाहरी आक्रमण किसने किया, कौन आया, किसने राज किया। अब हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे गुप्त काल, चंद्रगुप्त वगैरह, तो हमें वो पढ़ना है, इसलिए हम आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। चंद्रगुप्त की गुप्त वंश खत्म करने के बाद में एक हर्षवर्धन है, उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे मिडाइवल हिस्ट्री। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो या क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और कहीं भी कोई दिक्कत लगी हो, आज मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ा है